नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल में सिर्फ बिहार की तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियां यानी जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, बल्कि अब इस मामले में इस देश में सरकारी पक्ष का यानी सत्ता पक्ष को कामयाबी दिलाने का एक तरह से अघोषित ठेका उठाए बैठी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसी संस्थाएं भी शामिल है। और ताजा वाकया आज सुबह सुबह घटित हुआ है, जब लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले राजद के पूर्व विधायक भोला यादव, जिन्हें नीतीश कुमार का भी करीबी माना जाता है और लालू यादव का तो खैर हनुमान ही कहा जाता है, उन भोला यादव के दरभंगा से लेकर दिल्ली तक कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स लगातार उनके यहाँ छापेमारी कर रही है। और इस छापेमारी के दरमियान ही दिल्ली में भोला यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। और ये पूरा मामला रेलवे रिक्रूटमेंट और आईआरसीटीसी से जुड़े मामलों में हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि कथित तौर पर लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान यानी 2004 से 9 के बीच में रेलवे में नौकरियां दिलाने के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई और तब जाकर जमीन बेचने वाले आदमी को या जमीन देने वाले आदमी को रेलवे में नौकरियां दी गई। तो इस मामले की जांच जो चल रही है उसमें अचानक से तेजी आ गई है। और मजेदार बात यह है कि जब जब राजद और जदयू के बीच नजदीकी की कोई संभावना दिखाई देती है, उसी वक्त सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। पिछली बार जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में लालू यादव के घर गए थे, यानी तेजस्वी यादव के घर गए थे, उस वक्त भी उसके कुछ दिनों के बाद यही केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई थी और 17 से ज्यादा ठिकानों पर, दिल्ली, पटना, लालू यादव के गांव, इन सब जगहों पे छापेमारी चल रही थी, एक साथ छापेमारी चल रही थी। तो क्या इन केंद्रीय एजेंसियों ने एक तरह से लालू और नीतीश की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड और राजद के मेल मिलाप को रोकने का ठेका उठा रखा है? क्या केंद्रीय एजेंसियां ही अब तय करेंगी कि किस राज्य में किसकी सरकार होगी और वो सरकार किस प्रकार से काम करेगी? और क्या इन केंद्रीय एजेंसियों के सदुपयोग या दुरुपयोग हर आदमी अपने हिसाब से इसे कह सकता है कि सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? तो क्या इन केंद्रीय एजेंसियों के सदुपयोग या दुरुपयोग के माध्यम से राज्य की सत्ता को नियंत्रित किया जाना लंबे समय तक मुमकिन हो पाएगा? और क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एकता इससे रोकी जा सकेगी? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा दरअसल इस बात पर भी होगी कि आखिर नीतीश कुमार के विपक्षी खेमे में जाने की संभावना से भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर ईडी तक सारी एजेंसियां उसके पास है। तो इस एजेंसी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस हद तक नीतीश कुमार के विपक्षी खेमे में जाने से बीजेपी डर गई है कि केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल तक पर उतर गई है? और क्या नीतीश कुमार को यदि सीधे घेरा जाना संभव नहीं है, संभव नहीं क्या, नामुमकिन है लगभग, तो जब उन्हें घेरना मुश्किल है तो क्या उन्हें समर्थन देने वाली पार्टियों, संभावित पार्टियों जिसमें राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख है, क्या उसे घेरने की कोई कोशिश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक कामयाबी मिल सकती है? बड़ा सवाल है इसमें। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव, लेकिन नीतीश कुमार की जहां तक बात है वो अपनी राजनीतिक पारी ऑलमोस्ट खेल चुके हैं। 17 साल मुख्यमंत्री, 6 साल केंद्रीय मंत्री, 16 साल सांसद और सब शुरुआती दौर में कहें तो 4 साढ़े 4 साल विधायक, यानी तकरीबन 37 सालों से वो सत्ता में बने हुए हैं। 37 सालों से वो विधायिका से लेकर संसद तक, केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक लगातार, छोटे छोटे अंतरालों को छोड़ दे तो लगातार वो काबिज है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का बहुत कुछ दांव पर नहीं है, दरअसल दांव पर तेजस्वी यादव की सियासत है। तो किसी भी राजनेता के लिए एक तरफ सियासत हो, एक तरफ सियासत बचाने की चुनौती हो और दूसरी तरफ जेल जाने की चुनौती हो, तो ऐसे हालात में कोई नेता जेल जाना ही पसंद करेगा। ये कोई आदमी, एक सामान्य समझ का आदमी भी कह सकता है, क्योंकि जनाधार को लेकर कोई भी राजनेता इस देश में रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। याद कीजिए वो दौर जब जगन मोहन रेड्डी जेल में हुआ करते थे, लेकिन तब भी उन्होंने समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज जगन मोहन रेड्डी अपने बूते आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार चला रहे हैं। उन्हें किसी पैसा की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि उस वक्त उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया होता तो शायद आज वाली स्थिति में वो नहीं होते। तो बिल्कुल यही स्थिति तेजस्वी यादव के सामने है।
और जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग हो रहा है लालू परिवार के ऊपर, उनके करीबियों के ऊपर, उससे स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लालू यादव की पार्टी यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का कोई संभावित राजनीतिक गठजोड़ ना हो। सब जानते हैं कि यदि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का गठजोड़ होता है तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में खाता खोलना मुश्किल हो सकता है। यानी आज जो गठबंधन के सहारे 40 में से 39 सीटें, एक किशनगंज को छोड़कर सारी सीटें भाजपा गठबंधन के पास है, तब शायद पटना साहिब को छोड़कर दूसरी सीटें मिलने में बीजेपी को आफत आ जाए। पटना साहिब पर भी मुश्किल हो सकती है। तो इन सब चुनौतियों से बचने के लिए कि एक साथ 39-40 लोकसभा सीटें हाथ से निकल जाए, इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लालू परिवार डर जाए, तेजस्वी यादव जेल जाने से डर जाए और वे नीतीश कुमार के समर्थन करने से इनकार कर दें। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से फिलहाल जो संकेत मिल रहा है, कुछ ही दिनों पहले उनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक टेलीविजन चैनल पर डिबेट में यहां तक कह दिया था कि समझ गए तो ठीक, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो जिस प्रकार से मेल मिलाप बढ़ रहा है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि इस समय राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी। वो नीतीश कुमार नहीं गए तो अच्छा किए। बिहार में बहुत सारा काम है, बिहार में बाढ़ सुखाड़ इन सब की परिस्थिति है, लिहाजा ऐसे समय में मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत है, कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं। तो इस तरह की भाषा नीतीश कुमार के लिए मुख्य विपक्षी दल, कल्पना कीजिए भारत जैसे लोकतंत्र में कोई विपक्षी दल के लोग, किसी भी विपक्षी दल के लोग मुख्यमंत्री के प्रति सॉफ्ट नजरिया अपनाए, मुख्यमंत्री की प्रशंसा में कसीदे गढ़े, तो निश्चित तौर पर इसे एक अलग संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर ये सियासत का ये कौन सी मजबूरी है बिहार में तेजस्वी यादव के लिए, जिसमें तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता को बचाए रखना, कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखना, ये तेजस्वी यादव के लिए सियासी मजबूरी बन गई है। दरअसल ये सियासी मजबूरी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्रीय एजेंसियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास चार्टर्ड प्लेन का जखीरा है, भारतीय जनता पार्टी के पास गुवाहाटी से लेकर कर्नाटक तक रिजॉर्ट का जखीरा है, उनके द्वारा शासित राज्यों में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं और उन रिजॉर्ट्स में एमएलए को ले जाकर रखने की, विधायक दल में फूट करवाने की पूरी क्षमता उनके पास मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के विधायकों में महाराष्ट्र की तरफ फूट डाला जा सकता है? जाहिर सी बात है कि इसका जवाब अधिकांश लोग नकारात्मक देंगे, लेकिन सियासत है तो सियासत में कुछ भी संभव है। बिहार के विधायकों के पास संभवतः 1000 करोड़ की संपत्ति भी नहीं है, जैसे महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि वहां एक कॉर्पोरेटर के पास भी 500,000 करोड़ रुपए है। तो बिहार के विधायक उतने अमीर नहीं है कि उनको सीबीआई ईडी के फंडे में डाला जा सके, लिहाजा यहाँ नेता को ही सीबीआई ईडी के फंदे में डालने की कोशिश होती है। और नेता यानी पार्टी के नेता, और मौजूदा दौर में राजद के नेता है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के सामने जो दूसरी बड़ी राजनीतिक चुनौती है वो ये है कि यदि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण सत्ता से बाहर करती है, और चूंकि राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएटेड रहे हैं, पद संभालने के पूर्व वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और राज्यपाल बनने के बाद भी भाजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल होते रहे, तो राजभवन के माध्यम से इसकी पूरी संभावना है कि बिहार से आने वाले एक यादव बिरादरी के नेता नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। भले ही उनकी सरकार 10 दिन में गिर जाए, लेकिन हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव पर अब तक पूर्व मुख्यमंत्री का टैग नहीं लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री का टैग यदि नित्यानंद राय के साथ जुड़ जाता है तो यादव वोटों में बहुत बड़ी सेंधमारी देखने को मिल सकती है। और यही वो कारण है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का समर्थन देने के लिए मजबूर हो सकते हैं, इस कीमत पर भी मजबूर हो सकते हैं कि समर्थन के बदले उन्हें जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि जेल होगी तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए ही होगी। और 24 के लोकसभा चुनाव में यदि नीतीश और लालू की पार्टी, नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन साथ लड़ता है,
तो एनडीए को कम से कम 35 यानी भारतीय जनता पार्टी वाले के नेतृत्व वाले गठजोड़ को 35-36 लोकसभा सीटों का मिनिमम नुकसान उठानी पड़ सकती है। तो इस नुकसान को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये इतना बड़ा नुकसान देने के लिए, इतनी बड़ी चुनावी चुनौती पेश करने के लिए तेजस्वी यादव और सबसे बढ़कर कि अपना जनाधार बचाने के लिए नित्यानंद राय के नाम के साथ मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शब्द जुड़ने से बचाने के लिए तेजस्वी यादव को जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर वो नीतीश का समर्थन करेंगे, जनता दल यूनाइटेड की सरकार बचाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि उन्हें जाना पड़ जाए, हो सकता है कि उन्हें लाल घर का मुंह देखना पड़ जाए और कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाए। वैसे अब भी लगा हुआ है, लेकिन उस परिस्थितियों में तेज हो सकता है। लेकिन आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति में जेल ज्यादा आरामदायक हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि बिहार के चुनाव यदि उत्तर प्रदेश की तरह आने वाले समय में जो भी चुनाव बिहार में होता है और उत्तर प्रदेश की तरह भाजपा बनाम तेजस्वी की नौबत आती है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से लगी हुई है, यदि वो नौबत आती है तो इसका खामियाजा भी तेजस्वी यादव को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है कि जब तक उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर फाइट, 3 दलों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखता था, सपा, बसपा और भाजपा, तब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता था और रोटेशन पद्धति के तहत एक बार सपा एक बार बसपा को सत्ता मिल जाया करती थी। लेकिन जो ही मायावती के ऊपर कहा जाता है कि कथित तौर पर मायावती को सीबीआई, ईडी और इन सब केसेस के मामले में जो ही डरा धमका करके मायावती की पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को, कांसीराम के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को जिस प्रकार से उसके वोट खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नेपथ्य में ले जाने का काम किया, उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्योंकि MY समीकरण के खिलाफ लगभग सभी बिरादरियों के लोग बड़े पैमाने पर 100% तो कहीं 60-70% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकते हुए नजर आए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। बिल्कुल बिहार में यही स्थिति हो सकती है कि यदि बिहार बीच से नीतीश कुमार को हटाने की कोशिशें होती है तो ऐसे हालात में तेजस्वी यादव के लिए सत्ता हमेशा के लिए मुश्किल हो सकती है। बिहार की सत्ता में आने का उनका सपना नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि फिर MY के खिलाफ जो सारी ताकतें नीतीश और भाजपा गठबंधन के साथ हुआ करती हैं, वो ताकतें अब अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती है। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार की सियासत को कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक बचाए रखना, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रखना, ये तेजस्वी यादव की सियासी मजबूरी है। और यदि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री रहते हैं तो बिहार की चुनावी संभावना भी पूरी तरह से चुनावी तस्वीर ही अलग नजर आ सकती है। तो ये वो कारण है जिस वजह से तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार के सियासी करियर को फिलहाल बचाए रखना एक तरह से अनिवार्य सा बन गया है। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के सामने कौन सी मजबूरी है? तो दरअसल नीतीश कुमार के सामने जो मजबूरी है, उनके सामने भी तेजस्वी जैसी जेल जाने की नौबत तो नहीं है, उनके सामने सियासत बचाने की मजबूरी है। तो सियासत कैसे बचेगी? सत्ता तभी बचेगी नीतीश कुमार की जब सत्ता के साथ कुर्सी हो। और कुर्सी कब बनी रहेगी? जब उनके पास भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल में से किसी एक की बैसाखी हो। कम से कम मौजूदा विधानसभा का गणित यही है। और आज के जो हालात हैं, जिस प्रकार से पटना में अपने सभी प्रकोष्ठों की एक ज्वाइंट मीटिंग बीजेपी करने जा रही है, अमित शाह लगातार किसी न किसी बहाने बिहार आ रहे हैं, जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं, संजय जायसवाल जिस प्रकार से बिहार सरकार के कामकाज पे सवाल उठाते रहे हैं, इससे स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि भाजपा और जदयू के बीच संबंध अब इस हालात पर पहुंच गए हैं जहां से कभी भी संबंध विच्छेद हो सकता है। लेकिन यह संबंध विच्छेद किस फॉर्मेट में होगा, किस रूप में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे तेजस्वी यादव। अब देखना है किस प्रकार से होता है। कई लोग कह रहे हैं, पटना के कई सारे राजनीतिक विश्लेषक और जदयू राजद के अंदर के सोर्सेज इस बात को कह रहे हैं और दोनों में एक सहमति दिखती भी है। ऑन द रिकॉर्ड भले ना कहें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जिद बिहार में सामान्य प्रशासन यानी गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर ही है, और जिस पर राष्ट्रीय जनता दल काफी आसानी से मानने के लिए तैयार है।
बाकी वो सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, पीडब्ल्यूडी हो, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय राष्ट्रीय जनता दल को दे सकते हैं। इसके लिए भी नीतीश कुमार तैयार है, बशर्ते उन्हें लोकसभा चुनाव यानी जून 2024 तक के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें कम से कम सेफ दिखनी चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में आते हैं तो इस मौजूदा दौर में, आज की तारीख में, जो हिंदी भाषी भारत में नेता विहीन विपक्ष बना हुआ है, उस नेता विहीन विपक्ष की भरपाई होती हुई भी दिख सकती है। 250 सीटें लोकसभा में, 250 सीटें हैं हिंदी भाषी भारत में, और नीतीश कुमार का चेहरा नरेंद्र मोदी के हर उस पैरामीटर को फुलफिल करता है जो उन्होंने भारतीय राजनीति में अपने लिए बना रखा है, एक मानक रच दिया है। पिछड़ा कार्ड, चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं, उस कार्ड पर भी नीतीश कुमार खरे उतरते हैं। भाषा शैली के मामले में भी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने खड़े उतरते हैं। इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन यानी सत्ता की डिलीवरी के मामले में 11% 12% की ग्रोथ रेट बिहार सरकार नहीं पहुंचाई है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार ने अचीव किया है। उस मामले में भी और साफ सुथरी छवि के मामले में भी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से वो टक्कर देते यानी कहीं आगे निकलते नजर आते हैं। और जहां तक बात स्वीकार्यता की हो यानी सेकुलर छवि की हो, तो उस मामले में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का मुकाबला ही नहीं है, नरेंद्र मोदी कहीं टिकते नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक संभावना, अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिए जो कोई भी संभावना दिख सकती हो, उसे जिंदा रखा जाए। तो इसके लिए भी नीतीश कुमार का विपक्ष के साथ जाना जरूरी है। और जब ऐसे हालात बन रहे हो, जब राजद की भी मजबूरी हो, उसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड की भी मजबूरी हो, तो इस हालात में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स लंबे समय तक कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हो सकता। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, अगर कोई, बिहार में ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई टेम्पो और ऑटो चलाने वाला व्यक्ति अचानक एमएलए एमपी बन के 1000 करोड़ का मालिक हो जाए और फिर उसे सीबीआई ईडी का डर दिखाया जा सके। बिहार में जो एमएलए हैं उनकी आर्थिक हैसियत में चुनाव जीतने के बाद इतना बड़ा बदलाव नहीं आया है कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सीबीआई के नेट में आने की योग्यता हासिल कर सके, ईडी के नेट में आने की योग्यता हासिल कर सके, इनकम टैक्स के नेट में आने की योग्यता हासिल कर सके। जिस एक व्यक्ति ने, एक परिवार ने वो योग्यता हासिल की है, वो लालू यादव का परिवार है और उन परिवार, उनके काफी करीबी लोगों का परिवार है जो विधानसभा में भी नहीं है, जैसे भोला यादव। तो ऐसे लोगों पर छापे पड़ते हैं, पड़ते रहेंगे, लेकिन ये छापे अब बिहार में राजनीतिक रूप से परिवर्तन होने से नहीं रोक पाएंगे। अब दिलचस्पी लोगों की सिर्फ एक बात में रह गई है कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन के मुखिया के तौर पर कब नजर आते हैं, कब वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को सत्ता से बर्खास्त करते हैं और कब विपक्षी विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में लेते हैं। लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इस टाइमिंग में है कि क्या ये टाइमिंग अमित शाह के 31 जुलाई के बिहार दौरे से पहले होती है, क्या ये टाइमिंग दिसंबर जनवरी तक होती है, या क्या ये टाइमिंग लोकसभा चुनाव के ठीक 5-6 महीने पहले होती है। लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इसमें रह गई है। और ये बता पाने की स्थिति में कि ये कब होगा, मैंने पहले भी आपको बताया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दो ही लोग बता सकते हैं, या हद से हद लालू यादव बता सकते हैं। और मौजूदा दौर में कहना मुश्किल नहीं है कि चाहे जितने पेगासस आ जाए, जितने सीबीआईडी का इस्तेमाल हो जाए, मैसेंजर का काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लोगों के बीच बातें क्या हो रही है इसकी कमी नहीं है। और कई लोग ये भी बता रहे हैं कि जिन भोला यादव के ऊपर आज छापा डाला गया है वो लालू यादव के हनुमान तो है ही, नीतीश कुमार से भी उनके मधुर रिश्ते हैं, और दोनों के बीच क्या बातें हो रही है, ये रेलवे घोटाले के मामले में, रेलवे के कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर या हिरासत में लेकर इस गठबंधन के बीच दोनों की बातें कहां तक चल रही है, किस प्रकार चल रही है, ये जानकारी हासिल करने की दिलचस्पी दरअसल इन एजेंसियों के पीछे लगे हुए सत्ताधारी दल की हो सकती है। ये बातें भी कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि भोला यादव गंगा जल फिल्म के बच्चा यादव नहीं है जो साधु यादव के बेटे सुंदर यादव को पकड़वाने के लिए एसपी अमित कुमार यानी अजय देवगन से जाकर मिल जाते हैं। ये निश्चित तौर पर भोला यादव है और उनसे इंस्पेक्टर बच्चा यादव होने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। राजनीति की थोड़ी सी समझ रखने वाले लोग
और जो बिहार को जानते हैं वो इस बात को जरूर जानते हैं कि भोला यादव से लालू परिवार से संबंधित कोई भी राज उगलवा पाना ये किसी के बस की बात नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सीबीआई ईडी का इस्तेमाल बिहार में भाजपा को सत्ता में कब तक बनाए रखती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और दिलचस्प ये भी होगा कि टाइमिंग के बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश कुमार फैसला कब लेते हैं। सबकी दिलचस्पी फैसले में नहीं है, फैसला मोर और लेस सबको पता है कि नीतीश कुमार को क्या करना है। बिहार में बच्चे बच्चे को पता है, सबकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग में है। तो उस टाइमिंग का, उस समय का हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करें और देखते रहिए नीतीश कुमार अंत तक क्या फैसला लेते हैं। इतना तय है कि भाजपा से उनकी रार, चाहे गवर्नर का मुद्दा हो, चाहे वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का मुद्दा हो, या विधानसभा अध्यक्ष का मुद्दा हो, या इन सब से बढ़कर पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का कथित इस्तेमाल करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर समेटा था, वो मुद्दा हो। ये सब मुद्दे नीतीश कुमार को चुभ रहे हैं और ये फैसला निश्चित तौर पर जिस मोड में होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा किस प्रकार से नीतीश कुमार पलटवार करते हैं। वैसे आधा पलटवार तो वो अब तक कर चुके हैं, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।